आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। हम 11,000 साल के इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जहां भारत बार बार एक फीनिक्स पक्षी की तरह अपनी ही राख से उठ खड़ा हुआ। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अक्सर हम पिछली कुछ सदियों के मशहूर राजा महाराजाओं की ही कहानियां सुनते हैं, लेकिन अगर हम समय के उस पर्दे को उठाएं जिसके पीछे 9,000 साल पुराने रहस्य छुपे हैं, तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। आधुनिक भारत की सबसे पहली ईंट आखिर कहाँ रखी गई थी? इसका जवाब हमें मेहरगढ़ की उन गुमनाम पहाड़ियों की तरफ ले जाता है जहां से हमारी सभ्यता की नींव पड़ी थी। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इस सफर की रूपरेखा पर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक सभ्यता की भोर से, फिर बढ़ेंगे ज्ञान और धन के साम्राज्यों की तरफ। उसके बाद उन आक्रमणों और भीषण प्रतिरोध की चर्चा करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर आएगा महान मराठा पुनरुत्थान, उसके बाद औपनिवेशिक साये और स्वतंत्रता की भोर, और आखिर में आधुनिक भारत का उदय। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, एक सभ्यता की भोर, मेहरगढ़ की पहाड़ियों से लेकर सिंधु घाटी तक का सफर। कमाल की बात यह है कि 9,000 ईसा पूर्व के मेहरगढ़ में ही पत्थर की बारीक ड्रिल से दंत चिकित्सा यानी डेंटिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी थी, और वहां कपास भी उगाया जाता था। अब जरा सिंधु घाटी सभ्यता के पैमाने को देखिए। करीब 15.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक पूरी तरह से शांतिपूर्ण और हथियार मुक्त समाज। इनके शहर बिल्कुल आज के मॉडर्न चंडीगढ़ की तरह ग्रिड सिस्टम पर बसे थे, जहां सड़कें एकदम 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती थीं। हजारों किलोमीटर तक एक ही आकार की ईंटें और प्राकृतिक डामर से वाटरप्रूफ किया गया वो विशाल स्नानागार। सच में ये प्राचीन लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन और दूरदर्शी इंजीनियर्स थे। यहां से हमारी कहानी आगे बढ़ती है दूसरे दौर की तरफ, ज्ञान और धन के साम्राज्य, एक ऐसा काल जिसे इस उपमहाद्वीप का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इतिहास के इन अलग अलग कालखंडों को देखें तो समझ आता है कि ये काल केवल साम्राज्यों के विस्तार का नहीं बल्कि अभूतपूर्व समृद्धि का था। 326 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का खौफ इतना था कि सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से ही घबरा गई। उसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया, और कलिंग के भीषण रक्तपात के बाद अशोक ने हमेशा के लिए शांति का रास्ता चुन लिया। फिर 78 ईस्वी में कुषाण सम्राट कनिष्क ने सिल्क रोड पर कब्जा कर सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। 320 ईस्वी आते आते गुप्त काल के साथ असली स्वर्णयुग शुरू हुआ, जहां आर्यभट्ट ने शून्य और पृथ्वी के गोल होने की खोज की। और फिर 606 ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन का दौर आया, जो हर 5 साल में अपनी सारी संपत्ति दान कर देते थे। ये ज्ञान और चरम दानशीलता का एक अद्भुत संगम था। और इसी गुप्तकाल की इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो आज भी सबको हैरान कर देता है, दिल्ली का लौह स्तंभ। पूरे 1600 साल से ये खुले आसमान के नीचे खड़ा है और इसमें आज तक जंग का एक नामो निशान नहीं है। सोचिए, आज के आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए भी ये समझना मुश्किल है कि उस समय मेटलर्जिकल मास्टरी का ये स्तर आखिर कैसे हासिल किया गया था। लेकिन इतिहास हमेशा शांत नहीं रहता। अब हम आते हैं तीसरे और सबसे दर्दनाक हिस्से पर, आक्रमण और भीषण प्रतिरोध। ये वो वक्त था जब दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं आपस में टकराएं। यहाँ एक बहुत बड़ा और गहरा फर्क था। एक तरफ थे भारतीय युद्ध के नियम, जिसे धर्म कहा जाता था। इसका मतलब था कि निहत्थे या भागते हुए दुश्मन पर कभी वार नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद युद्ध रोक देना है, क्योंकि युद्ध एक नैतिक कर्तव्य माना जाता था। लेकिन दूसरी तरफ आक्रमणकारियों की सोच बिल्कुल उल्टी थी। उनका मकसद था शहरों और संस्कृति को पूरी तरह मिटा देना, आम नागरिकों का नरसंहार करना, बड़े पैमाने पर लोगों को गुलाम बनाना और युद्ध को केवल लूटपाट का जरिया मानना। एक अत्यंत नैतिक समाज के लिए ऐसे आक्रमणकारियों का सामना करना बहुत बड़ी त्रासदी थी, जैसे महमूद गजनवी, जिसने सिर्फ बेहिसाब दौलत लूटने के लिए पवित्र सोमनाथ मंदिर पर बार बार हमले किए। और इसी सांस्कृतिक नरसंहार की सबसे बड़ी कीमत हमारे ज्ञान ने चुकाई। बख्तियार खिलजी ने जब विशाल नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आग लगाई, तो वहां 10,000 से ज्यादा छात्रों की किताबें जलकर खाक हो गईं। प्राचीन चिकित्सा, गणित और खगोल विज्ञान का वो अनमोल खजाना लगातार 3 महीनों तक जलता रहा। अगर इस त्रासदी पर थोड़ा विचार करें तो ये दिल दहला देने वाला है कि कैसे एक आक्रमणकारी की झुंझलाहट ने सदियों की ग्लोबल इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को हमेशा के लिए राख कर दिया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर हमले के बाद जो हुआ, उसकी कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है।
खिलजी की सेना की बर्बरता और अपमान से बचने के लिए रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 राजपूत महिलाओं और बच्चों ने एक विशाल अग्निकुंड में समाकर जौहर कर लिया। ये एक ऐसा अकल्पनीय और सर्वोच्च बलिदान था जहां क्रूरता का शिकार होने के बजाय मौत को सम्मान की रक्षा के लिए चुना गया। इसी दौर में प्रतिरोध की कई अद्भुत कहानियां रची गईं, जैसे कवि चंद बरदाई की ये पंक्तियां: 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये महज एक कविता नहीं, बल्कि दूरी की एकदम सटीक नाप थी, जिसे सुनकर युद्ध में अपनी आंखें गंवा चुके सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाया और अपने अत्याचारी मोहम्मद गौरी को वहीं ढेर कर दिया। ये भीषण प्रतिरोध अलग अलग हिस्सों में लगातार जारी रहा। दक्षिण में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य बसाया, जो इतना समृद्ध था कि उसे धरती का स्वर्ग कहा गया, जिसे बाद में तालीकोटा में क्रूरता से खंडर बना दिया गया। उत्तर में राणा सांगा जैसे योद्धा थे, जिन्होंने अपने शरीर पर 80 भारी घावों सहकर भी बिना डरे बाबर की तोपों का सामना किया। और महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की आत्मा को बचाने के लिए महलों का त्याग कर दिया, जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाईं, पर हल्दी घाटी में अपने वफादार घोड़े चेतक के साथ अकबर की सेना को लोहे के चने चबवा दिए। अब चलते हैं चौथे भाग की तरफ, महान मराठा पुनरुत्थान। देखते हैं कि कैसे सह्याद्री की पहाड़ियों में राख से एक नई चिंगारी उठी और मुगल साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किया वो सच में अकल्पनीय था। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने वहां के आम किसानों और चरवाहों को सशक्त कर तोरणा किला जीत लिया। उन्होंने सिर्फ लड़ाइयां नहीं लड़ी, बल्कि एक पूरी भारतीय नौसेना खड़ी कर दी। गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध का ऐसा शानदार इस्तेमाल किया कि विशालकाय अफजल खान को उसी की भाषा में मात दी। उन्होंने फारसी की जगह संस्कृत और स्थानीय भाषाओं को वापस उनका सम्मान दिलाया। पर सबसे बड़ी बात थी उनका नैतिक शासन। दुश्मन के इलाके में भी किसानों की फसलें खराब न हो और महिलाओं का पूरा सम्मान हो, ये उनका सख्त आदेश था। इसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया छत्रपति संभाजी महाराज ने। ये जानकर किसी का भी दिल दहल जाएगा कि औरंगजेब ने 40 दिनों तक उन्हें ऐसी यातनाएं दीं जिसके बारे में बोलना भी मुश्किल है। उन्हें अंधा किया गया, खाल उधेड़ी गई, लेकिन उन्होंने एक पल के लिए भी अपना गौरव, अपना धर्म या अपना राज्य नहीं छोड़ा। उनके इस अकल्पनीय बलिदान ने पूरे महाराष्ट्र में विद्रोह की ऐसी अनियंत्रित आग भड़का दी, जिसने अंततः मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से निचोड़कर औरंगजेब की महत्वाकांक्षाओं को मिट्टी में मिला दिया। यहां से हम आते हैं अपने 5वें पड़ाव पर, औपनिवेशिक साय और स्वतंत्रता की भौर। वो वक्त जब भारत ने उन कठोर ब्रिटिश जंजीरों को तोड़ना शुरू किया। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड इतिहास का वो काला दिन है जब जनरल डायर ने एक बंद बाग में हजारों निहत्थे मासूमों को गोलियों से भून डाला। इस घटना ने पूरे राष्ट्र की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। और वहीं उस खून से सनी मिट्टी को मुट्ठी में लेकर एक 12 साल के बच्चे ने आजीवन बदला लेने की कसम खाई। वो बच्चा था ऊधम सिंह। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने आज़ादी की लड़ाई के लिए सबसे बड़े उत्प्रेरक का काम किया। आज़ादी की ये लड़ाई किसी एक मोर्चे पर नहीं लड़ी गई। मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में हथियार उठाए और ब्रिटिश सेना के अजेय होने का भ्रम हमेशा के लिए तोड़ दिया। वहीं महात्मा गांधी ने दांडी मार्च और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ अहिंसा का एक बिल्कुल नया रास्ता चुना। और इन सबके साथ साथ चल रही थी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिवीरों की सशस्त्र क्रांति, जिन्होंने असेंबली में बम फेंके और देश के लिए मुस्कुराते हुए फांसी का फंदा चूम लिया। और फिर आई वो आखिरी निर्णायक पुकार, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इन शक्तिशाली शब्दों में एक अलग ही ऊर्जा थी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश भारतीय सैनिकों को ही खूंखार स्वतंत्रता सेनानियों में बदलकर उस साम्राज्य की नींव पूरी तरह हिला दी। और अब आखिरकार हम पहुंचते हैं इस महाकाव्य के आखिरी हिस्से पर, आधुनिक भारत का उदय। एक बार फिर से इस सभ्यता का फीनिक्स पक्षी की तरह उड़ान भरना। 1971 का वो साल और एक बड़ा आंकड़ा 93,000। ये उन पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या है जिन्होंने भारत के सामने सरेंडर किया था। दरअसल ये आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था।
1947 में बंटवारे से लहूलुहान होने और सरदार पटेल द्वारा फिर से जोड़े जाने के बाद ये इस नव स्वतंत्र भारत का दुनिया को एक सीधा संदेश था कि भारत अब एक अडिग और शक्तिशाली देश है। तो अगर हम इतिहास के इन सभी पन्नों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक अटूट धागा दिखाई देता है। एक ऐसी सभ्यता जिसने 9000 ईसा पूर्व में मिट्टी की ईंटों की बस्तियां बसाई थीं, आज़ादी के बाद अपने पहले रॉकेट के हिस्सों को साइकिल पर लाद कर ले गई थी, और आज उसी सभ्यता ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान को बिल्कुल सफलतापूर्वक लैंड करवा दिया है। ये इस प्राचीन भूमि की वो शानदार स्पिरिट है जो हर बार अपनी ही राख से उठकर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी और एक ग्लोबल सुपर पावर बन चुकी है। अभूतपूर्व ऊंचाइयों, विनाशकारी घाटियों और गौरवशाली पुनर्जन्मों के इस 11,000 साल के इतिहास के उत्तराधिकारी होने के नाते आने वाली पीढ़ी इस शाश्वत भूमि का भविष्य अब कैसे लिखेंगी? ये एक ऐसा बड़ा प्रश्न है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। और इसी प्रेरणादायक विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।